नमस्कार स्टूडेंट्स, श्रीहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 7 सोशल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। सोचो, सुबह उठते ही तुम फील करते हो कि आज बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है। यही वेदर है। फ्रेंच नॉवेलिस्ट मार्सल प्रूस्ट ने कहा था कि मौसम का एक बदलाव हमारे पूरे दुनिया को नया बना सकता है, और ये बिल्कुल सच है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वेदर क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हें कैसे मेजर किया जाता है और कैसे मीटियोरोलॉजिस्ट्स वेदर फोरकास्ट करते हैं। हमारे दो बड़े सवाल हैं। पहला, वेदर को कैसे मेजर और मॉनिटर किया जाता है, और दूसरा, वेदर प्रिडिक्शंस हमें बड़ी आपदा जैसे बारिश, तूफान, ड्राउट और हीट वेव्स के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग सफ़र, एटमॉस्फेयर से लेकर वेदर स्टेशन तक। तो पहले समझाते हैं वेदर क्या होता है। वेदर एक जगह और एक समय पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्थिति को कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या है? सीधा बोलें तो एटमॉस्फेयर गैसेस की वो परत है जो कुछ प्लैनेट्स को घेरी होती है। हमारी अर्थ के केस में हम इन गैसेस को एयर या वायु कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, एटमॉस्फेयर को एक केक की तरह सोचो जिसमें कई लेयर्स हैं। सबसे निचली लेयर जो अर्थ की सरफेस के सबसे पास है, यूज ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यही वो जगह है जहां हम सब इंसान, जानवर, पोइडेता रहते हैं और सांस लेते हैं। और सबसे खास बात, लगभग सारी वेदर फिनोमेना यानी बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ इसी ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर जमीन से 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये पोलस पर थोड़ी पतली होती है क्योंकि वहां ठंडी हवा सिकोड़ते हैं, और ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा मोटी होती है क्योंकि वहां गर्मी से हवा फैलती है। बाकी लेयर्स, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर, तुम अपनी साइंस क्लास में पढ़ोगे। अब हम जानते हैं वेदर के 5 में एलिमेंट्स क्या हैं। पहला है टेम्परेचर, मतलब हवा कितनी गर्म या ठंडी है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, मतलब स्काई से गिरने वाला पानी किसी भी रूप में, चाहे बारिश हो, बर्फ हो, स्लीट हो या हेल। स्लीट मतलब आधा अधूरा जमा हुआ पानी, और हेल मतलब छोटे छोटे बर्फ के गोले जो बारिश की तरह गिरते हैं। तीसरा एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे ऊपर की हवा का बोझ जो हमें नीचे की तरफ फील होता है। चौथा है विंड, हवा का एक जगह से दूसरी जगह घूमना जिसमें उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हैं। और पांचवा है ह्यूमिडिटी, हवा में कितना पानी का वापर है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। दोस्तों, इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज करो। TPAWH याद करो, जैसे द पैरट्स ऑलवेज वॉच ह्यूमंस। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, यही 5 चीजें मिलके किसी भी जगह का वेदर डिफाइन करती हैं। सोचकर देखो, जब मौसम बदलता है तो इन 5 में से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर चेंज होता है। NCERT ने एक बहुत प्यारी कहानी दी है। सोचते हैं, कृष्णन चेन्नई में रहता है और अमीर कश्मीर में। कृष्णन कहता है कल रात बारिश के बाद आज बहुत ठंडी हो गई है। अमीर पूछता है कितनी ठंडी? अब कृष्णन के लिए जो ठंडी लगती है वो शायद 20 डिग्री सेल्सियस होगी। वो अमीर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल या प्लेजेंट टेम्परेचर होगी। कश्मीर में तो 5 या 10 डिग्री भी होता है। तो अगर हम सिर्फ ठंडी, गर्मी, मज़ेदार मौसम जैसे वर्ड्स यूज करें तो दूसरे इंसान को सही समझ नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करें। जब कृष्णन कहता है 20 डिग्री सेल्सियस तो अमीर इमीडिएटली समझ जाता है कि वो तो हमारे यहाँ के बहुत नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म है। यही साइंटिफिक मेजरमेंट का फ़ायदा है। वेदर मेजर करने के और भी रीजंस हैं। अगर तुम्हें पता हो कि अगले 2 दिन में बारिश होगी तो तुम पिकनिक कैंसिल कर सकते हो। किसान अपनी फसल काट सकता है और स्कूल ट्रिप की प्लानिंग बदल सकती है। प्रिसाइज मेजरमेंट, नॉचेस, प्रिसाइज प्रिडिक्शन प्लस बेटर प्लानिंग। दोस्तों, साइंस से पहले भी लोग मौसम समझते थे। कैसे? प्रकृति को ध्यान से देखकर। ये ट्रेडिशनल वेदर फोरकास्टिंग की कला है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलती आई है। सोचते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला, चींटियां जब अपने अंडे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने लगते हैं तो ये समझो कि बड़ी बारिश आने वाली है। चींटियां अपने अंडे बचाना चाहती हैं। दूसरा, जब मेंढे बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं तो बारिश आने की निशानी है। तीसरा, पिनेकोनिस का खोलना और बंद होना, ये ह्यूमिडिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब हवा में ज्यादा नामी होती है, पाइन कोन्स बैंड हो जाते हैं अपने बीज बचाने के लिए।
जब सूखा मौसम होता है तो खोलते हैं ताकि बीज दूर तक फैल सकें। चिड़िया नीचे उड़ने लगें तो तूफान का संकेत। आज भी इंडिया के कई हिस्सों में, खासकर गांव में, लोग इन ट्रेडिशनल तरीकों से मानसून आने का अंदाजा लगाते हैं। क्या तुम्हारे घर में या नेबरहुड में भी कोई कहते हैं या पूछते हैं? एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है। अपने घर के बुजुर्गों से पूछो कि वो मौसम कैसा प्रिडिक्ट करते हैं। अब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स ने बहुत प्रिसाइज तरीके निकाले हैं वेदर मेजर करने के लिए। मीटियोरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो वेदर का सिस्टमैटिक स्टडी करती है। इसी स्टडी के बेसिस पर वेदर फोरकास्टिंग होती है। जो साइंटिस्ट ये काम करते हैं उन्हें मीटियोरोलॉजिस्ट्स कहते हैं। ये सिर्फ आसमान देखकर अंदाजा नहीं लगाते, इनके पास कूल गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी साल 1870 में स्थापित की गई थी। ये दुनिया के सबसे पुराने मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में से एक है। आईएमडी का मोटो है अद्वितीय जयाते वृष्टि। ये फ्रेज मानुस्मृति से आया है और इसका मतलब है सूर्या से बारिश पैदा होती है। पूरा वाक्य कुछ ऐसा है, सूर्या से बारिश, बारिश से अनाज और अनाज से जीवन। सोचकर देखो, क्या ये साइंटिफिकली सही है? बिल्कुल। सूर्या की गर्मी से समंदर और नदियों का पानी एवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। यही वाटर साइकिल है। आईएमडी हमारे लिए रोज वेदर डाटा कलेक्ट और फोरकास्ट करता है। पहला वेदर इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। तेसम, ये टेम्परेचर मेजर करता है। मैं क्लास 6 साइंस में तुमने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा था, याद है? अब हम वेदर के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करने वाले थर्मोमीटर्स की बात करते हैं। टेम्परेचर दो स्केल्स में मेजर होती है, सेल्सियस डेग्सी और फ़ारेनहाइट डेग्रेम। हमारे इंडिया में और ज़्यादातर साइंटिफिक यूज़ में सेल्सियस यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल, 15 डिग्री से मतलब मिडफिडनाइट वेदर। ये एक ठंडी लेकिन कंफर्टेबल टेम्परेचर है। थर्मोमीटर में जनरली एक कलर्ड लिक्विड होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड फैलती है और ट्यूब में ऊपर जाती है, इसलिए हम रीडिंग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वेदर के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर दोनों रिकॉर्ड करता है। ये डाटा बहुत यूज़फुल होता है। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं और ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी याद करो। एक सिटी के एक हफ्ते के टेम्परेचर डेटा से मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज निकालना। ये सिंपल मैथ है। मैक्स मिनस मिन इक्वल्स रेंज। अब हम एक छोटी सी मैथमेटिक्स करते हैं जो एनसीईआरटी ने चैप्टर में दी है। दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। पहला है टेम्परेचर रेंज। ये होता है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। इसका मतलब है एक दिन में टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे गया। दूसरा फॉर्मूला है मीन डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। ये एक दिन का एवरेज टेम्परेचर बताता है। चैप्टर में एक मध्य प्रदेश शहर का डेटा दिया गया है। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो 3 मार्च 2025 को मैक्सिमम टेम्परेचर थी 32 डिग्री और मिनिमम 18 डिग्री। तो रेंज डाफ दोबटू 18 दादंश 14 डिग्री और मीन डेली टेम्परेचर बटा डेट्टी प्लस 18 दो दे अब 25 दोस बार 25 डिग्री। अब कृष्णन वाली कहानी पर वापस जाते हैं। अगर कृष्णन कहता है कि चेन्नई में आज 20 दिन है और यूज थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो अमीर जो कश्मीर में रहता है वो जरूर हंसेगा। उसके लिए 20 अधिक तो गर्म दिन जैसी बात है। यही है साइंटिफिक मेजरमेंट का फायदा। कोई कंफ्यूजन नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक हफ्ते का पूरा डेटा दिया गया है। तुम खुद मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज और मीन निकालना प्रैक्टिस करो। हम अब बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, रेन गेज। जब न्यूज में सुना होगा कि आज शहर में 30 मिलीमीटर बारिश हुई, तो ये 30 मिलीमीटर कैसे नापा गया? या ही रेन गोज करता है। रेन गोज एक सिंपल लेकिन कामयाब इंस्ट्रूमेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर एक फनल होता है जो बारिश का पानी पकड़ता है। वो पानी एक कलेक्टिंग सिलेंडर में इकट्ठा होता है। सिलेंडर के साथ एक मेजरिंग स्केल लगी होती है। जब बारिश होती है और सिलेंडर में पानी का लेवल 5 मिलीमीटर तक पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि उस जगह 5 मिलीमीटर बारिश हुई। बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है। अपना खुद का रेन गेज बनाओ और 1 महीने तक रोज सेम टाइम पर रीडिंग लो।
एक खुली जगह पर रखना, फ्लैट सरफेस पर, और ध्यान रखना कि कोई चीज ऊपर से बारिश को रोक ना सके। अगर स्नो हो तो पहले यूज पिघालने दो, फिर मेजर करो। हर हफ्ते का एवरेज निकालो और देखो कि वीक टू वीक में क्या वेरिएशन है। ये एक बहुत अच्छी साइंस प्रोजेक्ट भी है। बारिश का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसानों के लिए, डैम प्रोजेक्ट्स के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए सब काम आता है। तीसरा एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे ऊपर और आसपास की हवा का बोझ जो अर्थ की सरफेस पर फील होता है। सोचते हैं, जब तुम कभी पहाड़ पर गए हो तो शायद तुमने महसूस किया होगा कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, थकान जल्दी आती है, चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, हवा थिनर हो जाती है, प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन भी कम मिलता है। हमारे लंग्स को ऑक्सीजन कम मिलती है तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर लोगों को पहले एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे बॉडी को नए प्रेशर पर एडजस्ट करने देना। हमारे ब्रेव आर्मी जवान खरदुंगला, लद्दाख में, जो 500 से 600 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ रहते और काम करते हैं जहाँ प्रेशर सिर्फ 650 मिनाबार होता है। सोचकर ही दिल भर आता है उनकी हिम्मत पर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर कौन 13 MOB होता है। अगर प्रेशर के 1000 मिलीबार से नीचे गिरे तो मीटियोरोलॉजिस्ट्स इसे डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, और यही साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स बनाने का कारण होता है। बैरोमीटर हमें ये सब प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और गहराई से समझते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि बड़े तूफान या थंडरस्टॉर्म से पहले मौसम बहुत भारी या घुता हुआ सा लगता है। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट है। जब प्रेशर हाई होता है तो जनरली मौसम स्टेबल और साफ रहता है। जब प्रेशर ड्रामेटिकली नीचे गिर जाता है, एक डिप्रेशन क्रिएट होती है। ये डिप्रेशन कभी कभी और इंटेंस होके साइक्लोन बन सकती है। लो प्रेशर सिस्टम में आसपास की हवा तेजी से सेंटर की तरफ खिंचती है, और यही इंटेंस विंड्स और भारी बारिश का कारण बनती है। इसलिए बैरोमीटर रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार प्रेशर अगर तेजी से गिरने लगे तो मीटियोरोलॉजिस्ट्स अलर्ट हो जाते हैं। कौन लोग ज्यादा बैरोमीटर डेटा यूज करते हैं? एयर पायलट्स, क्योंकि प्रेशर एल्टीट्यूड को अफेक्ट करता है। सेलर्स, क्योंकि समुंदर पर अचानक तूफान आ सकता है। मिलिट्री, डेथ हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग्स के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, साइक्लोन प्रिडिक्शन के लिए। और बिल्कुल हमारे आईएमडी के मेटेओरोलॉजिस्ट्स जो रोज डाटा देखते हैं और हमें अलर्ट करते हैं। चैप्टर की इमेज में तुम देख सकते हो, लोअर प्रेशर वाली जगह पे कूलर एयर होती है और हायर प्रेशर पे वार्मर एयर। चौथा वेदर एलिमेंट है विंड, और इसके दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विंड वेन और अनीमोमीटर। पहले समझते हैं विंड क्या होती है। विंड तब बनती है जब हवा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ चलती है। विंड को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, डायरेक्शन, कहाँ से आ रही है, और दूसरी, स्पीड, कितनी तेज़ है। विंड वेने या वेदर वेने एक रोटेटिंग आर्म वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसके एक एंड पर पॉइंटर होता है और दूसरे एंड पर एक टेल। जब हवा चलती है, टेल पुश होती है और पॉइंटर हवा की डायरेक्शन में घूम जाता है। सीधा बताता है कि हवा कहाँ से आ रही है। एनसीईआरटी ने एक स्पेशल विंड वाने का जिक्र किया है। एयरपोर्ट के तारमेक पर लगा विंड सॉक। ये पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम हवा की डायरेक्शन बताता है। बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज जो गॉसेस या ऑश रिलीज करती हैं वो भी विंडसॉक यूज़ करती हैं ताकि पोल्यूशन किस दिशा में जा रहा है वो समझा जा सके। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अनीमोमीटर। इसमें 3 या 4 मेटल कप्स होते हैं जो एक वर्टिकल शाफ्ट पर लगे होते हैं। हवा चलती है तो कप्स घूमते हैं। हवा तेज होगी तो कप्स तेजी से घूमेंगे। नीचे लगा मीटर काउंट करता है कितनी बार घूमा और विंड स्पीड कैलकुलेट करता है किलोमीटर एच में। विंड सिर्फ एक मौसमी एलिमेंट नहीं है, ये कई फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सोचो, एनसीईआरटी ने चैप्टर में एक ब्यूटीफुल इमेज दी है बीजों की जो हवा में उड़ रही हैं। अगर हवा ना होती तो ये बीज दूर तक नहीं जा पाते और नए पेड़ नहीं उग पाते। यही सीड डिस्पर्सल है। अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। किसान विंड डायरेक्शन से समझते हैं कि बारिश कहाँ से आने वाली है। अगर हवा समुंदर की तरफ से आ रही है तो बारिश की ज्यादा संभावना है। पायलट्स के लिए हवा की डायरेक्शन और स्पीड एक क्रिटिकल सेफ्टी फैक्टर है। हेडविंड, टेल विंड, क्रॉस विंड सब अलग अलग तरह से प्लेन को इफेक्ट करते हैं। सेलर्स भी नेविगेशन के लिए विंड डेटा पे डिपेंड करते हैं।
सेल बोट्स तो डायरेक्टली हवा की एनर्जी से चलते हैं। एग्रेरियन एरियाज में ज़्यादा विंड स्पीड मतलब सॉइल जल्दी ड्राई हो जाता है। कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा। और सोच के देखो, जब जंगल में आग लगती है तो हवा की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड के साथ आग बहुत तेजी से फैलती है। समरी में, विंड एक ऐसी एलिमेंट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर फील्ड को जानकारी चाहिए। एविएशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सब में। पांचवा और आखिरी वेदर एलिमेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में कितना वाटर वेपर है, और इसका इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। पहले साइंस का कनेक्शन याद करो। क्लास 6 में तुमने पढ़ा था कि जब पानी एवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। और अगर हवा में पहले से बहुत ज्यादा नामी है, ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो पानी धीरे एवेपोरेट होगा। यही रीजन है कि बरसात के दिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में मेजर करते हैं, परसेंटेज में। थियोरेटिकली 0% मतलब बिल्कुल कोई वाटर वेपर नहीं, ये प्रकृति में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और 100% मतलब हवा पूरी तरह से वाटर वेपर से भरी है, सैचुरेशन पॉइंट। प्रैक्टिकली 20% से 40% वास्ट ड्राई वेदर, 60% से 80% वाग और ह्यूमिड वेदर। एनसीईआरटी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है और कोची में 48% है। दोनों जगह टेम्परेचर सेम मान लो। तो दिल्ली में कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि कम ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। लेकिन कोची में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए कपड़े धीरे सूखेंगे और तुम्हें ज़्यादा पसीना आएगा, क्योंकि बॉडी का स्वेट भी धीरे इवेपोरेट होगा और कूल फीलिंग नहीं आएगी। कोची और जयपुर कंपैरिजन। कोची समुंदर के पास है, इसलिए ऑब्वियसली ज़्यादा ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर कई इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग, म्यूजियम, कंजर्वेशन, सब में। ह्यूमिडिटी की एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी यही है। ज्योत्सना मुंबई जून में स्कूल ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही है। फोरकास्ट है सात्विक हीट और 84% ह्यूमिडिटी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। 29 टेम्परेचर भी थोड़ी हाई है और ऊपर से 84% ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है। ऐसे मौसम में बॉडी का स्वेट इवेपोरेट ही नहीं होगा क्योंकि हवा ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो बॉडी कूल फील नहीं करेगा। इस कंडीशन में तुम बहुत ज़्यादा स्टिकी, स्वेटी और अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो ज्योत्सना को क्या करना चाहिए? लाइट कॉटन के कपड़े पैक करने चाहिए। कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक है जो थोड़ा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। हैवी सिंथेटिक फैब्रिक बिल्कुल मत लाओ, वो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देंगे। रेनकोट या छाता ज़रूर रखना। जून में मुंबई में मॉनसून होता है। अब इंडस्ट्रीज की बात। म्यूजियम्स ह्यूमिडिटी बहुत केयरफुली कंट्रोल करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी से पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वुडन आर्टिफैक्ट्स सब खराब हो जाते हैं, इसलिए म्यूजियम्स में dehumidifiers लगाते हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी बिस्किट्स, चिप्स, स्पाइसेस अगर हाई ह्यूमिडिटी में प्रोसेस या स्टोर करें तो खाना खराब हो जाता है या टेस्ट बिगड़ जाता है। हाइग्रोमीटर इसलिए बहुत ज़रूरी टूल है इन सब के लिए। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, बारिश के लिए रेन गेज, प्रेशर के लिए बैरोमीटर, विंड के लिए अनेमोमीटर और विंड वने, और ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर चाहिए। लेकिन ये सब एक साथ कहाँ मिलेंगे? आंसर है वेदर स्टेशन में। एक वेदर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ लगे होते हैं। यहाँ हर कुछ घंटे में रीडिंग्स ली जाती हैं। ये रेगुलर डेटा कलेक्शन ही वेदर मैपिंग और फॉरकास्टिंग का बेस है। अब टेक्नोलॉजी ने इसे और एडवांस्ड बना दिया है। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यानी AWS। AWS एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सेंसर्स लगते हैं जो खुद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, प्रेशर, बारिश सब कुछ मेजर करके डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई इंसान रेगुलरली वहां जाके रीडिंग्स नहीं लेना पड़ता। AWS काफ़ी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां इंसान का रेगुलर जाना मुश्किल हो। एनसीईआरटी ने एक अमेजिंग एग्जाम्पल दिया है। 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक पर AWS लगाया। एल्टीट्यूड KD 400 मीटर से भी ज़्यादा। ये AWS वहाँ के अपकमिंग वेदर कंडीशंस की अर्ली इंफॉर्मेशन देता है, जो स्पेशली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड जैसे डिजास्टर्स से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचकर देखो कितना ब्रेव काम है ये। अब असली सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वेदर प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट्स बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं।
कई सालों का, कई जगहों का, और फिर साइंटिफिक मेथड से पैटर्न्स ढूंढते हैं। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की हिस्ट्री देख के डियग्नोज करता है, उसी तरह मीटियोरोलॉजिस्ट पास्ट वेदर डेटा से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। आजकल कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स की मदद से ये काम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है। दोस्तों, ये वेदर फोरकास्टिंग अब बहुत ज़रूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्राउट, फ्लड्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो 10-20 साल पहले जो चीज़ रह रही थी, अब वो कॉमन हो रही है। एक्यूरेट प्रिडिक्शन से लोकल गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकती हैं। एम्बुलेंसेज, पुलिस, रेस्क्यू टीम्स, शेल्टर सब रेडी कर सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर समुंदर में तूफान की प्रिडिक्शन हो तो फिशरमैन को पहले ही वार्न कर दिया जाता है कि बोट में मत निकलो। पूरी कोस्टल एरिया को इवैक्यूएट भी किया जाता है अगर बड़ा साइक्लोन आ रहा हो। इतना ज़रूरी है वेदर फोरकास्टिंग। 2024 के मई में आईएमडी ने इंडिया का वेदर वार्निंग मैप जारी किया था। उसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी ने चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैप दिया है, इंडिया का वेदर वार्निंग मैप, जो आईएमडी ने 29 मई 2024 को जारी किया था। ये एक कलर कोडेड मैप है। 4 लेवल्स हैं। नो वार्निंग, सेफ है। वॉच, अपडेटेड रहना विद सिचुएशन बदल सकती है। अलर्ट, तैयार रहना, कुछ बुरा हो सकता है। और वार्निंग, एक्शन लो, खतरा है। मैप में कई तरह के वेदर सिंबल्स भी हैं। ग्राउंड फ्रॉस्ट, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स, थंडर एंड लाइटनिंग, हॉट एंड ह्यूमिड, हीट वेव, कोल्ड डे, फॉग, हेवी रेन, वेरी हेवी रेन, एक्सट्रीमली हेवी रेन, हेवी स्नो, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। एनसीईआरटी ने तुम्हें खुद मैप एनालाइज करने को कहा है। चलो सोचते हैं। 19 में मतलब मौसम का वो टाइम जब में गर्मी अपने पीक पर होती है और कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश शुरू हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसी जगहों में हीट वेव की वार्निंग होगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेन की पॉसिबिलिटी। त्रिपुर में हैवी रेन वार्निंग, क्योंकि ये एरिया प्री मानसून से पहले ही काफ़ी बारिश पाता है। लक्षद्वीप में भी हैवी रेन समुंदर के पास होने की वजह से। और कुछ स्टेट्स फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर होंगे। शायद पेनिनसुलर इंडिया के कुछ हिस्से। ये मैप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ में से एक है। तुम्हें खुद ढूंढना है। दोस्तों, अब एक बार सोचते हैं कि ये सारी वेदर नॉलेज एक्चुअली हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे काम आती है। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की चीज़ नहीं है, हर रोज़ कोई ना कोई इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है। किसान, वो विंड डायरेक्शन देखता है। अगर हवा समुंदर की तरफ से आ रही है, तो बारिश की उम्मीद होती है, तो वो फसल की प्लांटिंग या हार्वेस्टिंग प्लान करता है। पायलट टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम विंड सॉक देखकर हवा की डायरेक्शन समझते हैं। एक गलत डिसीजन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट कर सकता है। मछुआरे, समुंदर में स्टॉर्म से पहले वेदर वार्निंग मिले तो वो बाहर नहीं निकालते। ये उनकी जान बचाता है। कॉमन इंसान सुबह वेदर फोरकास्ट देखकर डिसाइड करता है, छाता ले जाना है या नहीं, लाइट कपड़े पहनने हैं या हैवी। ज्योत्सना वाली एग्जाम्पल याद करो। मुंबई जून में कॉटन कपड़े और छाता। म्यूजियम क्यूरेटर हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी चेक करता है रोज, आर्टवर्क्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्मी, सियाचिन ग्लेशियर या खरदुंगला जैसे जगहों पर पोस्टिंग से पहले बॉडी को धीरे धीरे अक्लाइमेटाइज कराया जाता है। तो वेदर सिर्फ साइंस नहीं, ये एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल टूल है। जितना ज़्यादा तुम मौसम समझोगे, उतना बेटर डिसीजंस ले पाओगे। चैप्टर के अंत में एनसीईआरटी ने एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। वेदर मतलब एक जगह का एक स्पेसिफिक टाइम पर एटमॉस्फेयर का हाल। दन आज दिल्ली में 40 टिरा है, कल बारिश होगी। ये वेदर है। ये घंटों में या दायनों में बदल सकता है। क्लाइमेट मतलब एक जगह का कई सालों का एवरेज वेदर पैटर्न। दिल्ली का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई समर्स और कोल्ड विंटर्स वाला है। ये क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन है। क्लाइमेट को समझने के लिए डेकेड्स का डेटा चाहिए। एक फनी एनालॉजी, वेदर वो है जो तुम किसी दिन पहनते हो, आज ठंडी है तो जैकेट, और क्लाइमेट वो है जो तुम्हारे वार्डरोब में होना चाहिए। दिल्ली में रहते हो तो गर्म कपड़े ज़रूर रखो। चैप्टर के समरी में एनसीईआरटी ने यह भी बताया है कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग एलिमेंट्स डोमिनेंट होते हैं। जुलाई में बारिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मई दिसंबर में टेम्परेचर, साइक्लोन के वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लू, जो नॉर्थ इंडिया की गर्मी की तेज़ हवा है, के वक्त विंड। अगले चैप्टर में हम क्लाइमेट और उसकी वैरायटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स एक जगह याद कर लेते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली काम आते हैं। पहला, वेदर किसी जगह पर किसी समय पर एटमॉस्फेयर की करंट स्थिति। दूसरा, एटमॉस्फेयर गैसेस की वो परत जो प्लैनेट्स को घेरी होती है। अर्थ के केस में हम इसे एयर कहते हैं। तीसरा, ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर जहां हम रहते हैं और सारी वेदर इवेंट्स होती हैं, ज़मीन से 6 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक। चौथा, मीटियोरोलॉजी वेदर और उसके एवोल्यूशन का सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी। पांचवा, मीटियोरोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट मीटियोरोलॉजी का स्टडी करता है और वेदर फोरकास्ट करता है। चौथा, फोरकास्ट किसी चीज, हमारे केस में वेदर कारस को एडवांस में प्रिडिक्ट करना। ये सब डेफिनेशंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑफ्टन पूछा जाता है डिफाइन वेदर या व्हाट इज मीटियोरोलॉजी। इन कंसाइज डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लो। एक टिप, ये डेफिनेशंस को सिर्फ रटा मत मारो, समझो कि क्यों ये वर्ड्स इस तरह डिफाइन किए गए हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस ग्रीक वर्ड है, मतलब टर्निंग या मिक्सिंग, क्योंकि इस लेयर में ही सब वेदर एक्टिविटी होती है, सब कुछ हिलता रहता है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, पांचवा ग्रुप आता है प्रेसिपिटेशन, स्काई से गिरने वाला पानी किसी भी रूप में, बारिश, बार्फ, स्नो, स्लीट आधा जमा पानी, या हेल बार्फ के छोटे गोले। ये याद रखो कि हम सिर्फ बारिश को नहीं, सारे फॉर्म्स को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटर वेपर पानी का गैसियस फॉर्म, वो पानी जो हवा में घुला हुआ होता है, जो हम देख नहीं सकते। बडाल नहीं, बडाल बनते हैं जब वाटर वेपोर ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है। ह्यूमिडिटी हवा में कितना वाटर वेपर है, ये कॉन्सेप्ट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना, 0% से 100% तक। एक्लाइमेज एक नए माहौल या कंडीशन, जैसे हाई एल्टीट्यूड या नया क्लाइमेट के साथ बॉडी को एडजस्ट करना। हम कुछ दिन में नए जगह के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, यही एक्लाइमेटाइजेशन है। स्टैटिस्टिक्स डाटा इकट्ठा करना, एनालाइज करना ताकि पैटर्न समझ सकें, इवेंट्स समझें या प्रिडिक्शंस कर सकें। वेदर डेटा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत होता है। एवरेजेस, रेंजेस, ट्रेंड्स सब ये टर्म्स तुम्हारे साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट्स से भी कनेक्टेड हैं, इसलिए समझना आसान होगा अगर तुम दोनों सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करके देखो। अब एक बार सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और उनके काम एक जगह समरी में देख लेते हैं। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, यूनिट मिली बार एमबी है। नॉर्मल थाजाउंद्रा मेबाइट थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। खास टाइप्स हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो एक दिन की मैक्स और मिन दोनों रिकॉर्ड करता है। रेन गेज प्रेसिपिटेशन का अमाउंट मेजर करता है, यूनिट मिलीमीटर्स नंबर है। एनेमोमीटर विंड स्पीड मेजर करता है, यूनिट किलोमीटर एच है। मेटल कप्स घूमते हैं और काउंट होता है। विंड वेन या वेदर वैन विंड डायरेक्शन मेजर करता है, पॉइंटर हवा की डायरेक्शन में घूमता है। एक स्पेशल टाइप एयरपोर्ट पर विंडसॉक कहलाता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में। एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैचिंग दिया है, इंस्ट्रूमेंट को एलिमेंट से मैच करो। चलो याद करो, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी एच इजी है, अनेमोमीटर विंड, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, रेन गोज प्रेसिपिटेशन। एक बार ये टेबल अपनी कॉपी में खुद बनाओ और बिना देखे फिल करने की प्रैक्टिस करो, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये एक रिवीजन टेबल है जिसे तुम्हें अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना चाहिए। एग्जाम में ये बहुत डायरेक्टली काम आता है। कॉलम 1 में इंस्ट्रूमेंट का नाम, कॉलम 2 में वो वेदर एलिमेंट जो यूज मेजर करता है, और कॉलम 3 में यूनिट। थर्मोमीटर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डेगिसी या फ़ारेनहाइट डेगीएफ। रेन गेज प्रेसिपिटेशन बेरिश मिलीमीटर्स एम। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलीबार एमबी नॉर्मल वैल्यू टाउन 13 एमबी। अनेमोमीटर विंड स्पीड किलोमीटर्स पर आवर कित कैलियन एमोसेंट। विंड वेन विंड डायरेक्शन डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज परसेंट एक इंपॉर्टेंट डिटेल, बैरोमीटर की नॉर्मल वैल्यू। 113 में भी याद रखना, अगर प्रेशर 1000 मेम्ब्रेले से नीचे गिरे तो डिप्रेशन साइक्लोन का रिस्क। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मतलब सैचुरेशन, हवा और ज़्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकती। बारिश का साइन,
ये टेबल एक बार लिखोगे तो सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। ये टेबल बनाते वक्त एक काम और करो, साइड में लिखते जाओ कि हर इंस्ट्रूमेंट का शेप कैसा होता है। इसमें ड्राइंग भी बनाओ, विजुअल मेमोरी से ये याद रहेंगे। दोस्तों, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए कुछ फन नेमोनिक्स बनाते हैं। पहली ट्रिक, 5 वेदर एलिमेंट्स को याद करना। TPAWH, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। सेंटेंस बनाओ, टीचर्स प्रेफर अमेजिंग वेदर हियर। T for teachers temperature, P for prefer precipitation, A for amazing atmospheric pressure, W for weather wind, H for here humidity। दूसरी ट्रिक, इंस्ट्रूमेंट्स याद करने के लिए, हाइग्रोमीटर, अनेमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गोज, HABTR, सेंटेंस, हवा और बारिश टब राइन। बहुत फिटिंग है ना वेदर के साथ। तीसरी ट्रिक, प्रेशर, हाई प्रेशर में मौसम हर पल सनी और स्टेबल रहता है, लो प्रेशर में प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। सिंपल एसोसिएशन है। चौथी ट्रिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 100% मतलब पानी से भरी हवा, बारिश आने को तैयार, 0% मतलब बिल्कुल सूखा, 20-40% अफॉन ड्राई, 6-80% सकॉन ह्यूमिड। पांचवी ट्रिक, ट्रोपोस्फियर याद करना, ट्रोप एटो सकरो टॉप नहीं, बॉटम। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की बॉटम लेयर है जहां हम रहते हैं। और एक प्रैक्टिकल ट्रिक, टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम मिनस मिनिमम सटाल्डोर रेंज दन बड़ा मिनस छोटा। ये सारी ट्रिक्स यूज करो और चैप्टर याद करना बहुत आसान हो जाएगा। किच, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज दी हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ो नहीं, एक्चुअली करो। ये एक्टिविटीज तुम्हारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। एक्टिविटी 1, अपनी लोकल या रीजनल लैंग्वेज में वेदर डिस्क्राइब करने वाले शब्द लिखना। हिंदी में उमूस, ह्यूमिड, कोहरा, फॉग, आंधी, डस्ट स्टॉर्म, लू, हॉट डस्टी विंड। तुम्हारी लैंग्वेज में और कौन से हैं? एक्टिविटी 2, घर या नेबरहुड के बुजुर्गों से पूछो वो मौसम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, उनके साइंस क्या हैं। ये एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस से ज्यादा पुरानी है। एक्टिविटी 3, खुद रेन गोज बनाओ। एक प्लास्टिक बॉटल स्केल कटिंग, ये एक अमेजिंग साइंस प्रोजेक्ट है। 1 महीने तक रोज रिकॉर्ड करो और वीकली एवरेज निकालो। एक्टिविटी 4, IMD वेदर वार्निंग मैप ऑफ 19 मई 2024 एनालाइज करो। सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढो, कहां हीट वेव, कहां बारिश, कहां वार्निंग। एक्टिविटी 5, पेयर्स में बातें करो। किन किन सिचुएशंस में वेदर प्रिडिक्शन हेल्पफुल है, एक बड़ी लिस्ट बनाओ। एक्टिविटी 6, एग्जाम स्टाइल एक्सरसाइज, JNK का वेदर डेटा दिया है। एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह एक स्क्रिप्ट लिखना है जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल सब कवर करे। ये बहुत रियलिस्टिक और क्रिएटिव एक्सरसाइज है। अब NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, मैचिंग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर इंस्ट्रूमेंट्स याद हैं। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, HH। अनीमोमीटर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर, टेम्परेचर। रेन गोज, प्रेसिपिटेशन। सिंपल, ये टेबल अपनी कॉपी में बनाओ और बार बार रिवाइज करो। क्वेश्चन 2, ज्योत्सना मुंबई ट्रिप, 29 सऊदिया और 84% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एनालिसिस, 29 सऊद मतलब वार्म टेम्परेचर, 84% ह्यूमिडिटी मतलब हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर, सैचुरेशन के करीब। जून में मुंबई में मॉनसून भी होगा। ऐसे में बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी, आज स्वेट इवेपोरेट नहीं होगा, स्टिकी और हॉट फीलिंग आएगी। एडवाइस, लाइट ब्रीदेबल कॉटन क्लोथ्स पैक करो, जैसे कॉटन कुर्ता, टी-शर्ट्स, लूज पैंट्स। हैवी वुलन या सिंथेटिक फैब्रिक बिल्कुल नहीं। एक छाता या रेनकोट जरूर रखना। जून में मुंबई में बारिश सर्टन है। ओपन टोड सैंडल्स या वाटरप्रूफ फुटवेयर अच्छे हैं। पंप्स या क्लोज्ड शूज नहीं, क्योंकि गीले हो जाएंगे। कोई वार्म जैकेट की जरूरत नहीं, 29 सऊद में बिल्कुल नहीं। लाइट सनस्क्रीन भी रख सकते हैं। ये आंसर लिखते वक्त कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। 84% ह्यूमिडिटी में स्वेट इवेपोरेट स्लो होता है, इसलिए ऐसे एक्सप्लेन करने पर फुल मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन 3, रेन गोज साइट सिलेक्शन। ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग मांगता है। चलो हर ऑप्शन इवैल्यूएट करते हैं। ऑप्शन 1, स्कूल वेजिटेबल गार्डन, प्लांट्स और ट्रीज बारिश रोक सकती हैं। ये रेन गेज के फनल में पूरी नेचुरल बारिश नहीं पहुंगा, माइनस पॉइंट। ऑप्शन 2, टेरेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग की वॉल्स हवा और बारिश को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं।
प्लस साइड ये है कि खुली जगह है, लेकिन वॉल्स के पास गस्ट्स ऑफ विंड क्रिएट होते हैं जो रीडिंग अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन 3, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। ये बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? ओपन एरिया है तो कोई चीज बारिश नहीं रोकेगी। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मतलब आसपास की ग्रास मड स्प्लैश से बचे। फ्लैट सरफेस है, ज्यादा विंड से टॉपले नहीं होगा। बिल्कुल आइडियल। ऑप्शन 4, कॉम्पाउंड वॉल, अनस्टेबल जगह, हवा से इजीली गिर सकता है। वॉल के पास टर्बुलेंस होती है जो रीडिंग अफेक्ट करता है, नहीं चलेगा। ऑप्शन 5, वेरांडा ऑफ स्कूल लैबोरेटरी, कवर्ड एरिया है, मतलब छत या ओवरहैंग से बारिश रेन गेज में प्रॉपरली नहीं पहुंची या ज्यादा पानी पड़ेगा। कंप्लीटली रॉन्ग प्लेसमेंट। कंक्लूजन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। रूल याद रखो, रेन गोज हमेशा एक ओपन फ्लैट शेल्टर्ड सरफेस पर रखना चाहिए जहां कोई भी चीज बारिश को डायरेक्टली फनल में आने से ना रोके। ये रीजनिंग लिखना जरूर, मार्क्स रीजनिंग पर भी मिलते हैं। क्वेश्चन 4, J&K वेदर डाटा एनालिसिस। ये एक अमेजिंग एक्सरसाइज है जिसमें तुम एक न्यूज रिपोर्टर बन जाते हो। डाटा फन फरवरी 2024 का इवनिंग रिपोर्ट है। चलो डाटा एनालाइज करते हैं। गुलमार्ग, मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 2.6 डिग्री, मतलब ये बिलो फ्रीजिंग है, बहुत ज़्यादा ठंडी। नॉर्मल 2.6 डिग्री मिलने से 4 डिग्री अंदर ज़्यादा होना चाहिए था, तो 4 डिग्री नीचे है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब हवा पूरी तरह सैचुरेटेड है। बारिश या बर्फ सर्टन, और डेटा कंफर्म करता है। 8.2 मिलीमीटर बारिश और 635 सेंटीमीटर स्नोफॉल। पहलगम मैक्स 1 वडत, नॉर्मल 5.6 से 4.5 नीचे, बहुत ठंडा। 96% ह्यूमिडिटी, रेन और हेवी स्नोफॉल 23 सेंटीमीटर। श्रीनगर मैक्स 6.5, नॉर्मल 8.9, 2.4 डिग्री नीचे, सिर्फ ट्रेस अमाउंट बारिश। काजीगुंड 3.2 मैक्स, 5.3 डिग्री बिलो नॉर्मल, बहुत ठंडा। 97% ह्यूमिडिटी, 36.2 किलोमीटर और बारिश और 22 नेत में स्नो। अब स्क्रिप्ट लिखो ऐसे। नमस्कार, मैं प्रिया आपको जम्मू कश्मीर से वेदर रिपोर्ट दे रही हूँ। आज 1 फरवरी 2024 को पूरी वैली में कड़ाक ठंडी है। गुलमार्ग में टेम्परेचर 2.6 राजा तक गिर गया है और 35 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल हुई है। इस तरफ लिखते रहो, सब स्टेशंस कवर करो। टेम्परेचर रेंज, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एक एंगेजिंग न्यूज स्क्रिप्ट बनाओ। दोस्तों, अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह देख लेते हैं। ये डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। पहला, ट्रोपोस्फियर, ये एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है 6-18 किलोमीटर तक, और सारी वेदर इवेंट्स यहाँ होती हैं। दूसरा, 5 वेदर एलिमेंट्स, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, TPAWH याद रखना। तीसरा, IMD, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बना था। मोटो है आदित्य जयाते वृष्टियों, सूर्य से बारिश आती है। चौथा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नंबर्स, नॉर्मल सी लेवल प्रेशर T13 मीट, डिप्रेशन बिलो 8000 राइनिस, स्टॉर्म या साइक्लोन का सिग्नल। खरदुंगला में 650 मुदर 5वां। AWS एट सिक्किम 2023 में NDMA ने ग्लेशियर लेके पैर IT में एल्टीट्यूड पर AWS लगाया, ये अर्ली डिजास्टर वार्निंग के लिए। चौथा सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0%, डुदर नो वाटर वेपर 100%, नदर सैचुरेटेड ड्राई तो रजो 28-40%, ह्यूमिड फलक्किकुर 60-80%। सातवां, रेंज फॉर्मूला मैक्स माइनस मिन, मीन डेली टेम्प मैक्स प्लस मिन डिक्ट 2। आठवां, रेन गोज में डेप्थ ऑफ वाटर टू अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन MA नवा। ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग, चीटियन, मेंदक, पाइन कोन्स, ये सब नेचर के क्लूज हैं। 10वां, लू, नॉर्थ इंडिया की गर्मी की हॉट डस्टी विंड, समर में विंड डोमिनेंट वेदर एलिमेंट होती है। ये सब 10 पॉइंट्स गारंटीड एग्जाम मटेरियल है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन मिले। अपने डाउट्स कमेंट में लिखना, हम ज़रूर जवाब देंगे। श्रीहान क्लासेस के साथ पढ़ते रहो, लर्न स्मार्ट, स्कोर हाई, शाइन ब्राइट।